हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो जनवरी 2017 में पूछे गए हैं। सो ये है पार्ट वन। इससे पहले हम 2016, 14, 15 के क्वेश्चन पेपर को कवर कर चुके हैं और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So question number one आता है, the first fundamental theorem of welfare economics requires producers and consumer to be price takers, that the economy operate at some point on the utility possibility curve. There will be efficient market for every commodity या all of the above. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स है क्या और उसके फंडामेंटल थ्योरम्स कितने हैं। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी इकोनॉमिक्स जो वेलफेयर के बारे में स्टडी करती है। इकोनॉमी का वेलफेयर अच्छा हो, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटी हो, ऐसे हो कि सोशल वेलफेयर हो इकोनॉमी का। तो इसके अंदर ना दो फंडामेंटल थ्योरम्स आते हैं। और जब भी हम वेलफेयर की बात करते हैं तो मतलब हम एफिशिएंसी के बारे में सोच रहे हैं। तो पैरेटो एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम में ये कहा है, कुछ ऐसी मार्केट कंडीशंस होती हैं, कुछ अजम्पशन होती हैं जिनके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली एक मार्केट जो है ना वो पैरेटो एफिशिएंट कंडीशन पे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो वेल बीइंग के बारे में बताती है हमें, और वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल इन एन इकोनॉमी की इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स के लिए वेलबींग अच्छा करने के लिए, वेलफेयर के लिए जो ब्रांच बनी हुई है उसे हम कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसके अंदर दो फंडामेंटल थ्योरम्स आती हैं। पहली आती है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ये कहता है कि कुछ कंडीशंस के अंदर, अब वो कंडीशन क्या है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं है, कंप्लीट मार्केट है, रैशनल कंज्यूमर प्रोड्यूसर है। अगर ये कंडीशन होती है ना तो सारी जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है वो अपने आप में ही पैरेटो एफिशिएंट कंडीशन अचीव कर लेती हैं। अब पैरेटो एफिशिएंट कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें अगर एक पर्सन है वो उसे डेविएट करने की ना सोचता, क्योंकि वहां पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है एज कंपेयर टू एनी अदर पॉइंट। तो वो उसी पे ही रहने की कोशिश करता है। अब ये कहते हैं ये अचीव कैसे होती है। अब बात आती है उसमें, इन्होंने कहा है फर्स्ट वेलफेयर के अंदर कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो भी हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट में बनता है ना वो पेरिटो एफिशिएंट ऑटोमेटिकली बनता है। अब कौन सी कंडीशन, एक हो सकती है कि परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि इजी एंट्री एंड एग्जिट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमने फीचर्स पढ़े हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मतलब उसमें जो हमारा आउटकम निकल रहा है, जो उसमें इक्विलिब्रियम निकल रहा है, वो अपने आप में पैरेटो एफिशिएंट होगा। फिर आती है एक कि कोई भी एक्सटर्नैलिटी नहीं है। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें किसी थर्ड पार्टी का ना बेनिफिट हो रहा है ना कॉस्ट हो रहा है, और जो भी हो रहा है वो हम मतलब इंक्लूड कर रहे हैं अपनी स्टडी में, कोई भी एक्सटर्नैलिटी जैसी चीज नहीं है, तो भी हमारा जो आउटकम आता है फाइनल इक्विलिब्रियम आता है वो पैरेटो एफिशिएंट होता है। थर्ड आती है कंप्लीट मार्केट। कंप्लीट मार्केट का मतलब हर एक कमोडिटी के लिए आपके पास मार्केट है। फॉर एग्जांपल कई बार हम प्रेजेंट में ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन हमें फ्यूचर में रिस्क होता है, तो उस फ्यूचर के रिस्क के लिए भी अगर एक मार्केट बनी हुई है तो वो कहलाएगी कंप्लीट मार्केट, की हर एक आइटम जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है उसके लिए एक मार्केट अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को, इंश्योरेंस को, हर एक चीज को कवर कर सकते हैं। फोर्थ आता है रैशनल कंज्यूमर्स, कि अगर कंज्यूमर्स, यहाँ पे कंज्यूमर अपने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट का सोच रहे हैं, तो अगर वो रैशनल है, जो उन्हें डिसीजन लेना चाहिए उनके लिए जायज है, तो अगर ऐसी भी कंडीशन है तो भी जो भी इक्विलिब्रियम आएगा वो पैरेटो एफिशिएंट आएगा। अब मैंने लास्ट में लाइन लिखी है, इट टॉक्स अबाउट कॉमन गुड। ये इसलिए मैंने ऐड ऑन किया है कि यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में किसी साल में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो है वो कौन से टाइप ऑफ गुड से रिलेटेड है, तो द आंसर वुड बी कॉमन गुड्स। ठीक है। फिर आते सेकंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले में तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कंडीशन है अगर इनमें से ये मीट हो जाती है ना तो अपने आप जो भी कॉम्पिटेटिव इक्विलिब्रियम है वो हमारा पैरिटो होगा। सेकंड कहती है अगर इन केस नहीं है, पैरिटो एफिशिएंट कंडीशन में हम नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं।
कैसे? थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन करके। तो एवरी पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन कैन बी अचीव्ड, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर फिलहाल में हम पैरेटो एफिशिएंट कंडीशन में मान लो नहीं भी हैं, तो देयर आर वेरियस थिंग्स जो हम कर सकते हैं उस पैरेटो ऑप्टिमल एलोकेशन में पहुंचने के लिए। उसमें क्या आएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल एंडोमेंट। हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पहले हो सकता है वेल्थ, जैसे 10% लोगों के पास 80% वेल्थ थी और 20% 90% लोगों के पास है, तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अमीरों से लेके गरीबों तक पहुंचाएं, मतलब ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हो। मतलब बहुत सारी चीजें आती है जिसकी वजह से हम, अगर हमें अभी पैरेटो एफिशिएंट में नहीं है तो हम पहुंच सकते हैं, नामुमकिन नहीं है पहुंचना, बट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें रिसोर्सेस का। अब इसमें कौन सा गुड इन्वॉल्व है? इसमें आता है आपका पब्लिक गुड। पब्लिक गुड कौन सा? जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। कॉमन रिसोर्स कौन से होते हैं? जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं बट राइवल होते हैं कंजम्पशन में। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम जो है उसमें हमें क्या चाहिए? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्राइस टेकर्स होने चाहिए। हाँ जी, ये परफेक्ट कंपटीशन को डिफाइन कर रहा है। इकोनॉमी ऑपरेट एट द सम पॉइंट ऑन द यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम कंज्यूमर को भी रैशनल चाह रहे हैं, तो वो अपने यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे ही कहीं ना कहीं ऑपरेट करता होना चाहिए। देयर विल बी एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। हमने अभी पढ़ा है कंप्लीट मार्केट, ये वही चीज बोल रहा है। ये हमने पढ़ा है रैशनल कंज्यूमर, प्राइस टेकर मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कि परफेक्ट कंपटीशन हो, एक्सटर्नैलिटी ना हो, कंप्लीट मार्केट हो और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स रैशनल हो। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। So, question number 2 states that the basic rationale of the theory of big push is based upon the idea of size of population, external economies, internal economies या none। अब सबसे पहले आता है बिग पुश थ्योरी है क्या। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको उसमें मिल जाएगी। वैसे बिग पुश किसने दिया है? पॉल रोडेस्टन रोडान ने बिग पुश थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज टुगेदर इज नेसेसरी टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पुअर कंट्रीज। ये कह रहे हैं जो कंट्रीज पुअर है ना, उनको अगर हमें डेवलप करना है तो थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होने वाला उन कंट्री का, क्योंकि वो विशियस सर्कल में घूम घूम के वहीं पे ही रह जाएगी। तो अगर उन्हें उस विशियस सर्कल से निकालना है ना, तो कुछ लार्ज स्केल की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक साथ। यूं नहीं है कि आपके पास 10 करोड़ का लेट से फंड है तो आप एक एक करोड़ हर साल लगा रहे हो। कह रहे हैं अगर आप ऐसे ऐसे लगाओगे ना तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ किसी की इनकम आई, उसने पास ऑन करी, फिर उसने पास ऑन करी, डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, तो वो इसी सर्कल के अंदर अंदर रह के खत्म हो जाएगा। तो दे आर सेइंग कि अगर आपको पुअर कंट्री को अगर अपने विशियस सर्कल से निकलना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक बिग पुश की जरूरत है। जैसे हमने मंगलयान, वो कौन सी मूवी थी अक्षय कुमार की, उसमें देखा था कि उसमें ऑर्बिट में घूम रहा था हमारा मार्स पे जो सैटेलाइट भेजी थी, तो उसको पुश की जरूरत थी कि वो उस ऑर्बिट से बाहर जाए। तो इन द सेम वे जो एक पुअर कंट्री होती है वो अपने विशियस सर्कल में घूमती रहती है। जो भी पैसा आप लगाओगे अगर एक आधा इंडस्ट्री में, तो वो उसी में घूम के वहीं रह जाता है, उससे ग्रोथ नहीं हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती। तो अगर आप उस चीज के लिए सोच रहे हो कि हमें पुअर कंट्री को ये टैग हटाना है और हमें डेवलप होना है, तो उसके लिए बिग पुश की जरूरत है। बिग पुश मतलब एक बहुत बड़ा धक्का, यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है कि आप एक ही इंडस्ट्री में करो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपको करनी पड़ेगी। अब कौन सी इंडस्ट्रीज में करेगी? ऐसी इंडस्ट्रीज में करो जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हो। अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस कौन से होते हैं।
तो वो किस में आते हैं? वो आते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज में। तो विथ when one industry grow it help others industry grow। अगर हम एक इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं तो वो और इंडस्ट्रीज के लिए भी ग्रोथ करती है। अगर लेट्स से मैं कार की इंडस्ट्री में पैसा लगा रही हूँ, तो अब कार बनाने के लिए जो जो आइटम चाहिए उनकी भी तो डिमांड बढ़ेगी। अगर मैं कह रही हूँ 1 लाख कार की जगह मेरे को 5 लाख कार चाहिए, अब 5 लाख कार बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल्स सारे चाहिए ना, तो उनकी भी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसीलिए जब एक इंडस्ट्री ग्रो होगी तो वो दूसरों को भी ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर शू फैक्ट्री स्टार्ट होती है तो वो डिमांड आपकी रबर, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज की अपने आप करेगी। तो दीज पॉजिटिव साइड इफेक्ट बिटवीन इंडस्ट्रीज वो होते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज होता है कि आप अपनी ही इंडस्ट्री में, मतलब अपनी ही फर्म में स्पेशलाइजेशन ले आओ और चीजें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर लो। वो होता है इंटरनल, कि हम अपने फर्म के अंदर अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक पूरी कंट्री को डेवलप होना है तो सिर्फ अपने अपने से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे और हमसे लिंक्ड जो इंडस्ट्रीज हैं 20 वो भी हमारे साथ मतलब डेवलप हों। So the logic of big push is investing together in many industry will create a chain of growth। आप कुछ ही इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, वो हमने मान लिया लेट्स से 1 लाख या 100 टोटल इंडस्ट्रीज है, आप सिर्फ 2025 में इन्वेस्टमेंट करोगे ह्यूज जो आपको करनी है। बट इन 20-25 इंडस्ट्रीज का जो फायदा होगा ना, या इनसे कौन सी कंट्री, वो कौन सी फर्म्स लिंक है, जो बाकी 70-75 रह गई ना वो भी इनसे ही लिंक्ड हो जाएंगी। और सारी जब बढ़ेंगी तब एक कंट्री एक लेवल के बाहर पहुंचेगी। तो दिस इज कॉल्ड बिग पुश, जो कि बेस्ड है आपके एक्सटर्नल इकोनॉमी से। हम कहते हैं ना जब इंडिया को हमें डेवलप करना है तो सिर्फ एक बंदे की इनकम बढ़ने से कुछ नहीं होता, सबकी बढ़नी चाहिए कुछ ना कुछ, तभी हम ग्रोथ पे आएंगे, जब भी हम डेवलप होंगे। तो इन द सेम वे अगर एक कंट्री को पुअर से अमीर होना है या उसकी तरफ जाना है तो बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, हम सब में तो कर भी नहीं सकते, देर आर XYZ इनफाइनाइट इंडस्ट्रीज, कहाँ कहाँ पे आप खर्चा करोगे। तो एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसको हमें पता है कि इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, यानी कि बहुत सारी इसी इंडस्ट्री से बहुत सारी कंपनीज कनेक्टेड है, उनका भी भला होगा, तो हम उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन पाथ ऑफ अ फर्म। It shows least cost combination for producing different level of output. The input prices remain constant. Which of the following is or are true? ये कोड से दिए। अब आता है एक्सपेंशन पाथ क्या होता है। एक्सपेंशन कौन करता है? फर्म्स करती है। तो एक्सपेंशन में वो क्या करेंगी? एक्सपेंशन में एक फर्म आउटपुट को बढ़ाती है अपने, जब भी तो एक्सपेंशन होगी ना। हम कहते हैं फर्म एक्सपैंड हो गई। एक्सपैंड का मतलब क्या है कि उसने आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम अगर इसको ग्राफिकली देखें तो आउटपुट के लिए लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। तो कौन सा कर्व हमें आउटपुट शो करता है? वो करता है आइसोक्वांट, कि यानी कि Q1 लेट से आइसोक्वांट है तो ये 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सपेंशन हुई तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 200 यूनिट अब प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही होता है कि आइसोकरेंट क्या दिखाता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट प्रोवाइड इक्वल अमाउंट ऑफ आउटपुट टू अ फर्म। ठीक है, ओके। अब एक्सपेंशन पाथ क्या होता है? क्या हम सिर्फ आउटपुट प्रोड्यूस कर दें? क्या देखती है और फर्म? अपनी कॉस्ट को देखेगी ना, वो कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी। कॉस्ट किससे पता चलती है? आइसो कॉस्ट कर्व से। उसके टेंजेंसी से वो डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमें कितनी लेबर यूज करनी है, कितनी कैपिटल यूज करनी है। तो ये हो गया हमारा आइसो कॉस्ट कर्व, जो दिखाता है कॉस्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है ये हमारा कहलाता है ऑप्टिमल, और इन्हीं ऑप्टिमल पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं हमें मिलता है एक्सपेंशन पाथ।
आई होप अब क्लियर हुआ होगा एक्सपेंशन पाथ क्या होता है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है इट शोज लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, मिनिमम कॉस्ट पे इंटरसेक्शन जब भी तो देख रहे हैं हम, टेंजेंसी जब भी तो देख रहे हैं आइसो पॉइंट की और आइसो कॉस्ट की, क्योंकि वो दिखा रहा है लीस्ट कॉस्ट पे ये बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इनपुट प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट। जब भी हम एक्सपेंशन पाथ करते हैं, हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर हम रॉ मटेरियल्स को भी चेंजेस, उनके भी प्राइजेस को चेंज करने लगे तो ये तो पाइवोट कर जाएगी। कभी ये पाइवोट करेगी, लेबर सस्ता हो गया या महंगा हो गया, या कैपिटल पाइवोट कर जाएगी, तो उसमें तो देर आर XYZ फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को कांस्टेंट माना है। तो इनपुट प्राइजेस 100% इन चीजों में जब भी हम एक्सपेंशन पाथ ड्रॉ करते हैं तो कांस्टेंट होते हैं, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो एक्सपेंशन पाथ क्या दिखाता है हमें, एक्सपेंशन पाथ शोज हाउ अ फर्म चेंजेस इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स टू प्रोड्यूस, सॉरी, इनपुट्स, लेबर और कैपिटल टू प्रोड्यूस आउटपुट व्हाइल मिनिमाइजिंग इट्स कॉस्ट। तो यही चीज है, एक्सपेंशन पाथ क्या दिखाता है कि फर्म चेंज करती है अपने इनपुट के कॉम्बिनेशन को, कितना वो लेबर यूज करेगी, कितना कैपिटल यूज करेगी, टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, लेकिन किस टर्म में, अपने कॉस्ट को तो मिनिमाइज करेगी ना, एज द फर्म एक्सपैंड्स। तो द एक्सपेंशन पाथ इज द कर्व दैट कनेक्ट्स ऑल द ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन या टेंजेंसी ऑफ आइसो कॉस्ट एंड आइसो पॉइंट फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स। और ये इसका एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी ए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मार्केट 1, ओके मार्केट 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपकी 2, मार्केट 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1। ठीक है, ये मार्केट 2 है, ये मार्केट 1 है। प्राइस बिहेवियर ऑफ द मोनोपोलिस्ट विल बी। अब एक आप बात बताओ, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है तो किस मार्केट में आप लोग ज्यादा चार्ज करोगे प्राइस, जब जहां पे डिमांड इलास्टिक ज्यादा है या इन इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब थोड़ा सा भी आपने प्राइस चेंज किया डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, आपने बढ़ाने की सोची तो डिमांड मतलब लोग बहुत ही कम खरीदेंगे अब उस चीज को, तो वहां पे तो आप नहीं सोचोगे कि मैं प्राइस बढ़ा दूं। हमेशा एक फर्म वहां पे प्राइस ज्यादा चार्ज करने की कोशिश करती है जहां पर इन इलास्टिक डिमांड हो। मतलब अगर मैं 10% प्राइस बढ़ाऊं भी ना तो लोग 2-4%, 5% अपनी डिमांड को कम कर दे। अगर कहीं पे 10% मैंने प्राइस बढ़ाया है और मेरा 20% फॉल कर रहा है, क्वांटिटी लोगों ने 20% खरीदनी कम कर दी, तो वहां पे तो मेरे को लॉस हो जाएगा, वहां पे तो मेरी रेवेन्यू ही नहीं जनरेट होगा। तो इसीलिए जहां पे इलास्टिसिटी कम होता है, लेस इलास्टिक मतलब हायर प्राइस। तो अब इन दोनों में देख लो कहाँ पे इलास्टिसिटी कम है, 1 और 2 में कम यहाँ पे है, तो फर्म यहाँ पर हायर प्राइस चार्ज कर सकती है। तो क्या चार्ज करेगी हायर प्राइस मार्केट 1 में, नहीं, क्योंकि बहुत इलास्टिक है यहाँ पे, तो अगर आप 10% से बढ़ाओगे 20% से आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, इस पे करेंगे, सेकंड पे आप चार्ज कर सकते हो, चार्ज सेम प्राइस इन बोथ द मार्केट, दोनों में सेम प्राइस चार्ज करोगे। इलास्टिसिटी सेम थोड़ी है, जब इलास्टिसिटी कम है तो यहाँ पे तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज करके रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हो, तो ये भी गलत है। इन मार्केट 1 चार्ज डबल द प्राइस, मार्केट 1 में तो बल्कि आपको कम प्राइस चार्ज करना चाहिए, डबल थोड़ी, क्योंकि वहां पे तो वैसे ही इलास्टिक इतना ज्यादा है, डबल करोगे तो बिल्कुल ही जीरो सेल हो जाएगी आपकी, तो ये भी गलत है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, हायर प्राइस वहां पे चार्ज करते हैं जहां पे इलास्टिसिटी कम होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डिमांड फंक्शन आपको ये गिवन है विद सिंबल यूजुअल मीनिंग, मतलब प्राइस है, ये क्वांटिटी है। एट व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट कब होगी, यूनिटी मतलब 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, यही होता है। अच्छा, P हमें एज इट इज लिख देते हैं, Q क्या है, 20/P है। डेल्टा Q बाय डेल्टा P निकालने के लिए Q हमें दे रखा है 20, इसको मैं लिख देती हूँ P रेज टू द पावर -1, डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में मैं -1 लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू P, 20 तो कांस्टेंट है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे -1 आगे आ जाएगा और P की पावर एक और कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी ऐसे,
तो ये आ गया -20 और p रेज टू द पावर -2, यानी कि -20 बाय पी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इसमें यही तो निकला हमारा, ये और ये, तो यहाँ पे लिख दिया -20 बाय पी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये 20 डिवाइडेड बाय p है, ये वाला p ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया p स्क्वायर बाय 20 इंटू -20 बाय पी स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, 20 से 20 कट गया, यानी कि -1। यानी कि इलास्टिसिटी तो हमारी वैसे ही 1 आ रही है, p पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा, p चाहे कोई भी वैल्यू, एट एनी वैल्यू, हमारी इलास्टिसिटी तो 1 ही आ रही है। तो इन्होंने कहा किस प्राइस पे इलास्टिसिटी हमारी 1 आएगी, हर प्राइस पे, 20 पे भी आएगी, 10 पे भी आएगी, 5 पे भी आएगी, 6 पे भी आएगी, किसी भी वैल्यू पे सेम आएगी। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। अगर हमारा P यहाँ पे कहीं रह जाता हो, फिर हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, तब तो आप P की वैल्यू निकाल सकते थे। अब यहाँ पे तो देखा P तो पूरा एग्जैक्ट कट रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा, तो मतलब ऑलरेडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 पे है, तो उसका इम्पैक्ट प्राइस का इम्पैक्ट उस पर पड़ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए वी कैन से एट ऑल प्राइजेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Central problem in the economy, in the theory of economic development, is to understand the process by which a country which was previously save कर रही थी 4 से 5% or less of its national income convert itself into an economy where voluntary saving is running about 12 to 15% of national income। यानी कि कह रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ये थी कि लोग पहले 4 से 5% सेव करते थे अपनी नेशनल इनकम का, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो अब 12 से 15% नेशनल इनकम का सेव कर रहे हैं। तो किस इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में बात करी? रैगनर नर्क्स ने, रोडेस्टियन रोडान ने, ग्रुनर मेडाल ने या लुइस ने? तो देखो, नर्क्स की तो हमने पढ़ी है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है। उन्होंने तो ये बताया कि हम एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं, लो सेविंग होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, लो डिमांड होती है, लो इनकम होती है, फिर लो सेविंग होती है, तो हम उसी सर्कल में घूमते रहते हैं। ठीक है, गुन्नर मेडाल ने बैकवॉश और स्प्रेड इफेक्ट पढ़ाए हैं, जो मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन है वो है लुइस। लुइस, अब आप कहोगे हमने तो नहीं पढ़ा लुइस का, तो हमने लुइस मॉडल पढ़ा है जिसमें वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। अब एक जो इकोनॉमिस्ट है उसने सिर्फ एक टॉपिक थोड़ी दिया, उसने तो मतलब बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने। तो हम पढ़ते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर एग्जाम। तो एग्जाम में ये आया हुआ है, तब हम पढ़ रहे हैं कि लुइस ने इस बारे में भी बात करी हुई है। लुइस फेमस डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट था। ही बिलीव दैट पुअर कंट्रीज सेव टू लिटिल सो दे कांट इन्वेस्ट इनफ टू ग्रो। ये लुइस का कहना था कि पुअर जो कंट्रीज है ना, उनकी सेविंग ही बहुत कम होती है, और जब सेविंग कम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे ग्रो करने के लिए। रिचर बनना है तो इन कंट्रीज को अपनी सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेविंग ही तो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है। जितनी ज्यादा एक कंट्री के पास सेविंग होगी, वही वो आगे खर्च करेंगे, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर या और बिजनेस खोलने में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे ग्रोथ आएगी। सो ओवर टाइम एज पीपल अर्न मोर एंड इकोनॉमी ग्रो, देयर विल बी वॉलंटरी सेव मोर। कि जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे जैसे मान लो पीपल अर्न करते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सेविंग खुद ही बढ़ जाती है। द मेन टास्क जो था डेवलपमेंट पॉलिसी का वो ये था कि इस ट्रांजिशन को हैपन हो, फ्रॉम लो सेविंग से हम हाई सेविंग पे मूव ऑन करें। तो लुइस ने फोकस किया था प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम लो सेविंग टू हाई सेविंग इकोनॉमी एज द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पर आंसर आ जाता है आपका लुइस मॉडल। लुइस ने कहा था कि कंट्रीज पहले 4 से 5% सेव करती थी, अब वो 12 से 15% इकोनॉमी को सेव करना चाहिए, उनको इसमें कन्वर्ट करना चाहिए। क्यों? उनको ग्रोथ लाने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन इकोनॉमी द सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस आपको गिवन है, इक्विलिब्रियम निकालना है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होता है जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होती है। तो सीधा है ये तो क्वेश्चन, आप इसमें सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो, -30 + 0.1 y
इसको इधर ले आती हूँ मैं, तो 0.2y माइनस 0.1y माइनस 30, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 0.1y इज इक्वल्स टू 70, y इज इक्वल्स टू 70 बाय 0.1, ये हट गया 700, तो 700 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम में। आगे चलते हैं। Which among the following is not a characteristics of stagflation? Stagflation मतलब किससे बनाएंगे? Stagnant इकोनॉमी प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस ज्यादा है, तो हाई इन्फ्लेशन तो है ही इसमें, तो ये तो आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स पूछा है। क्या इसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है? यस, इसमें हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब आप कहोगे क्यों होता है? अब आप देखो स्टैगफ्लेशन कब आया था? जब फिलिप्स कर्व फेल हुआ था। फिलिप्स कर्व क्या कहता है? देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है एंड वाइस वर्सा। बट स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें इकोनॉमी स्टेगनेंट थी और इन्फ्लेशन चल रहा था। तो उसने इस चीज को, स्टैगफ्लेशन ने फिलिप्स कर्व को फेल कर दिया था। ठीक है, तो इसमें स्टैगफ्लेशन में हाई एम्प्लॉयमेंट होता है। यार हम कह रहे हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो हाई एम्प्लॉयमेंट थोड़ी हो सकता है। और इन्फ्लेशन चल रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ है नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से ज्यादा हो सकती है? अनएम्प्लॉयमेंट ही ज्यादा होगी। फिर लो ग्रोथ है, हाँ जी लो ग्रोथ भी होती है, तो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अब आते हैं क्लासिकल डिकोटॉमी क्या होता है। क्लासिकल डिकोटॉमी के ऊपर मैंने अपने पोस्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्या दिखाता है। तो क्लासिकल डिकोटॉमी नाम से ही मतलब थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन क्लासिकल्स ने दिया है क्योंकि क्लासिकल सामने लिखा हो, तो इन्होंने कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स में डिफरेंस होता है, और जो मनी सप्लाई का जो इम्पैक्ट होता है ना, जो इकोनॉमी में पैसा घूमता है, वो सिर्फ ना नॉमिनल वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करता है। फैक्ट भी है, रियल का उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, वो सेम ही रहते हैं। और सही बात है, अगर आप कहो कि पैसा मैं इकोनॉमी में ज्यादा छोड़ रहा हूँ, तो पैसे की वजह से तो प्राइसेस ही तो बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब नॉमिनल वेरिएबल बढ़ेगा जो प्राइस के टर्म्स में होता है, उससे कोई गुड गुड की क्वांटिटी में थोड़ी इंपैक्ट आएगा। तो रियल वेरिएबल सेम रहते हैं। तो क्लासिकल डिकोटॉमी एक क्लासिकल इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है जो कहता है रियल वेरिएबल जैसे आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रियल वेजेस हो गए, और नॉमिनल वेरिएबल होता है मनी सप्लाई प्राइजेस, ये दोनों अलग अलग हैं सबसे पहली बात। और मनी जो है ना सिर्फ नॉमिनल वेरिएबल को अफेक्ट करता है, रियल जो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो मनी से लिंक्ड नहीं है। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देयर आर टू सेक्टर्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोला, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज नॉट ऑन रियल वेरिएबल्स लाइक दिस बट ऑन प्राइस लेवल, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेविंग कम ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड नॉट फ्रॉम वेजेस, गलत है ये तो। वेजेस हम देते हैं उसी से ही तो बंदा उसको सेव करके सेविंग आती है, प्रॉफिट्स में से थोड़ी आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी सेकंड, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल, और मनी सप्लाई का इम्पैक्ट नॉमिनल वेरिएबल्स पे होता है ना कि रियल पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? टॉसिंग ने बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था, प्रेबिश ने डिटोरिएटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था, मार्शल ने ऑफर कर्व दिया था, या वॉलरस ने डंपिंग कंडीशन। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अब ये क्वेश्चन ना बहुत बारी आता है, मतलब आपको याद करने पड़ेंगे ये लिस्ट कि किसने क्या दिया था। तो टॉसिंग का बार्टर सिस्टम बिल्कुल ठीक है, प्रेबिश ने डिटोरिएटिंग हमने वीडियो कवर कर रखी है, मार्शल ने ऑफर कर्व दिए थे ये भी हमने पढ़ा है, डंपिंग इसने नहीं दिया है वॉलरस ने। तो वॉलरस जो डंपिंग है ये इनकरेक्ट है, वॉलरस ने दिया था जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये हार्बलर ने दिया था शायद डंपिंग, हार्बलर करके कुछ। ठीक है,
तो टॉसिंग ने नेट और ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था। प्रेबिस सिंगर ने, हमने प्रेबिस सिंगर हाइपोथेसिस पढ़ी, उसमें डिटोरिएटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड बताया था। हमने ऑफर कर्व्स पढ़े हुए हैं, वो मार्शल ने दिया था। तो ये तीनों करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर वुड बी 4। इसकी एक चीट लिस्ट ले लो, ये लिस्ट नोट कर लो अपने नोटबुक में कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड टॉसिंग ने दिया था। इन्होंने कहा था एक्सपोर्ट प्राइस बाय इंपोर्ट प्राइस होता है फॉर्मूला। फिर आया ग्रॉस, वो भी इन्होंने दिया टॉसिंग ने, इन्होंने कहा रेशियो ऑफ क्वांटिटी ले लिया अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। फिर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आया जो कि डॉरेंस ने दिया, उन्होंने और फर्दर इसको इलेबोरेट कर दिया। फिर सिंगल फैक्टोरियल आया, डबल फैक्टोरियल आया, ये विनर ने दिया है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये भी मतलब मैं जब भी कह रही हूँ ये चीज नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में। फिर रिबिन्स्की ने भी एक दिया था डबल फैक्टोरियल। फिर रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड भी आया विनर एंड मिशान का। फिर यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड आया मिशान का। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए किसने कौन सा दिया, क्योंकि यूजीसी नेट में ना मेमोरी बेस्ड ज्यादा आता है कि आपको याद होना चाहिए किस इकोनॉमिस्ट ने क्या दिया। आगे चलते हैं हम। Who among the following called trade as handmaiden of growth? Handmaiden मतलब सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है। किस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि ट्रेड जो है वो सपोर्ट करता है ग्रोथ को? विनर ने कहा, क्रेविस ने कहा, एनी क्रुगर ने कहा, भगवती ने कहा। द इकोनॉमिस्ट इज क्रेविस। तो इरविंग बी क्रेविस ने रेफर्ड किया था हैंडमेडन ऑफ ग्रोथ। हैंडमेडन ऑफ ग्रोथ का मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड की बात हो रही है, इससे ग्रोथ नहीं होता डायरेक्टली, बट ये सपोर्ट करता है ग्रोथ करने में कंट्री को। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और चाइना ट्रेड कर रहा है तो मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, ये ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड डज नॉट कॉज ग्रोथ डायरेक्टली, बट इट प्लेज अ क्रूशियल सपोर्टिंग रोल इन हेल्पिंग ग्रोथ टेक्स प्लेस। आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर है बी। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।